कि जो आपको डेटा दिया गया है इसमें हाईएस्ट वैल्यू अगर कहीं से आ जाए या लोएस्ट आ जाए जो डेटा को अफेक्ट कर रही हो तो वो चीज आपकी आउटलायर कहलाती है। ठीक है, आउटलायर क्या होती है कि एक डेटा आपको दिया गया है उसकी एक्सट्रीमेस्ट वैल्यू, ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को, वो आउटलायर्स कहलाते हैं। तो ये जो आउटलायर्स होते हैं ये रेंज को अफेक्ट कर जाते हैं। अब देखें आप ये एग्जांपल देखें, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनग्रुप डाटा, डाटा ग्रुप में नहीं है मतलब टेबल फॉर्म में नहीं है, आपके पास बस कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, अनग्रुप डाटा है आपके पास। द सेम वैल्यू कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who got marks between 25 and 35 5। ठीक है, अगर आपने अनग्रुप में लेना है आप ऐसे भी ले सकते हैं। आप देखिए हाईएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट क्या है, माइनस कर दो। आपने इस अनग्रुप को अब ग्रुप की शक्ल दे दी, जैसे मैंने कल आपको एक ग्राफ बताया था, उस ग्राफ में मैंने आपको क्या कहा था कि क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो हम फाइंड आउट कर रहे थे उसमें हमने क्लासेस बना ली थी 0 से 10, 20 से 30, 40 से 50, 50 से 70, 80 से 90, 100 के जितने स्टूडेंट्स, ये हम नहीं देख रहे थे कि 0 से 10 तक कितने नंबर उसमें आए हैं, हमने उसमें क्या देखा था 0 से 10 तक कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 0 से 10 तक नंबर लिए हैं। अगर वो एक स्टूडेंट है तो हम उसकी जो फ्रिक्वेंसी लिख रहे थे हम 1 लिख रहे थे। अगर आपके पास 20 से 30 नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो 5 हैं जिन्होंने 20 से 30 में नंबर लिए, तो आप उसको फ्रिक्वेंसी जो कॉलम बनाए थे उसमें आप लिख रहे थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के वो 30 से 50 में फॉल कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम साकिब। तो अब देखिए ग्रुप कर लिया, 25 और 5 के बीच में नंबरों की तादाद लेने वाले बच्चों की तादाद, स्टूडेंट्स की तादाद 5 हो गई, 36 से 50 तक 4 हो गई, टोटल कितने हो गए 9 हो गए। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, बुक से प्लीज देख लें, 95 में से ये माइनस कर दो, ये आपके पास है, पीछे मैं इसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको अच्छी तरह। रेंज में कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली बता दो। डेटा में आप लोगों ने उसको प्रॉपर अरेंज कर दिया, अरेंज करने के बाद आपने क्या करना है, अगेन देखें जब तक हम इस पर क्लियर नहीं होंगे हम आगे नहीं जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स अभी सलाम कर रहे हैं, वो अभी जो है वो मेरे ख्याल लॉग इन हुए हैं, उनके लिए दोबारा रेंज में रिवाइज कर रही हूँ। The range is the simplest measure of spread and it is difference between the highest and lowest value in the data set. In other words, we can say that range is the distance between lowest score and the highest score in the distribution. We can calculate range as range, ये हो गया highest value of data, lowest value of data, आपका वो आ गया, ठीक हो गया। The range is easiest measure of dispersion and useful when you wish to evaluate whole of the data set. के जो आउटलायर्स हैं हम उस पर अफेक्ट करते हैं। क्वार्टाइल की तरफ आ जाते हैं। क्वार्टाइल्स क्या है आपके पास, द वैल्यू क्वार्टर से ही आप ध्यान में रखें कि जो है आपके पास एक डेटा है, मतलब अगर 100 की बात हो रही है, मतलब आपने 100 रुपये मैंने दिए और मैं कहूँ इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो आप जो है उसको डिवाइड कर देंगे 25, 25 से 50, 50 से 50, 75, 75 से 100 से वही चीज आपकी यहाँ पे रिपीट होगी। 0 से 25 आपकी कोई भी वो नहीं है, आप चाहे वो जहन में क्यू रख लें या कुछ भी ले लें, जो 25% स्टार्ट होगा वो आपके पास Q1 से आप उसको नाम देना शुरू कर देंगे कि वो 1 है। Q1 25 से पहले आप बेशक जहन में सिंपल क्यू रख लें या कुछ भी रख लें, हमें जो है Q1, Q2, Q3 चाहिए। तो 25 से जो है हमने 25 से 50 तक जो है वो आपके पास क्या आ गया, Q1 हो गया। फिर आपके पास देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, जब उसको हाफ पे हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 0.5 मतलब मिडल वैल्यू आ गई वही 50 वाली, और 50 से ऑनवर्ड आपके पास 75 से पहले तक का जो है वो आपके पास आ गया Q3। ठीक है, Q1 आपका शुरू हुआ 25 से ऑनवर्ड 50 तक,
50 से Q2 शुरू हुआ, कहाँ 75 तक, और फिर Q3 शुरू हुआ 75 से ऑनवर्ड, समझ लें 100 तक। ठीक हो गया। दिस वैल्यू that divides the given set of data into 4 equal parts is called quartiles and is denoted by Q1, Q2, Q3. Q1 जो है वो आप है, Q2 मिडिल क्वार्टाइल और Q3 अपर क्वार्टाइल। Q1 इज कॉल्ड, अभी मैंने आपको बताया, बार बार बता रही हूँ, लोअर क्वार्टाइल। Q3 आपका अपर क्वार्टाइल आ जाता है। 25% of score are less than Q1 and 75 scores are less than Q3 is median। ठीक हो गया। द फॉर्मूला फॉर क्वार्टाइल, काइंडली ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आप ये भी नोट डाउन करें फौरन से। बेटा मैं आपकी अटेंडेंस तकरीबन 6 टाइम्स ले चुकी हूँ ड्यूरिंग दिस सेशन। तो भी आपके पास, अब आप देख लें, आपके पास Q1 है, क्या है, n+1 आपके पास सब में आएगा। Q1 आपका 1/4 n/1, फिर आपके पास क्या आ गया 1/2 n+1। ठीक है, 1/2 कहाँ से आया, आपका डेटा है जिस तरह 2/4 हो गया, मतलब डेटा को आपने 2 से 4 हिस्सों में कर दिया, मतलब आधा आधे पे ले आए। ठीक है, मतलब 400 रुपीज के 2 हिस्से। तो जब ऊपर 2 होगा नीचे 4 होगा तो 4 1 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब पूरा डेटा आपने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 2/4 हो गया ना Q2 आपके पास। तो ऊपर 2 और अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरह आपके पास 1/2 n+1 आ गया, जो इक्वल होगा 0.5, मतलब मिडल। Q3 आपके पास सारी बातें, Q3 आपके पास 75% से ऑनवर्ड का है, तो डेटा को कितने हिस्सों में किया, 3/4, n+1 आप देख रहे हैं सब में लग रहा है, ये आपके पास ये आ गया। क्वार्टाइल डिफरेंस क्या है, आपके पास ये आ गया क्वार्टाइल डेविएशन या डिफरेंस इज इक्वल टू, आपने Q3 में से जब Q1 माइनस करेंगे, जैसे उसमें आपने रेंज में हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट माइनस कर दी, इसी तरह आपके पास क्वार्टाइल डिफरेंस कैसे आ जाता है। Q3 आपके पास अपर क्वार्टाइल है, अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल को आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्वार्टाइल डिफरेंस आ जाता है, जिसको हम क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं। ठीक हो गया। क्वार्टाइल डेविएशन अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, क्वार्टाइल डेविएशन को क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, इसके साथ लिख लें बेटा आप लोग। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या बात है, आज आप लोग सब बड़े सुस्त लग रहे हैं, इस तरह क्लास का मजा नहीं आता, इस तरह तो मुझे भी नींद आ जाएगी और आप लोग सब भी सो जाएंगे। जितना अटेंटिव रहेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, एक अटैचमेंट शो करेंगे, उतना ही ज़्यादा इंसान खुद आपको उस तरह पढ़ाता है कि आपको हर चीज़ क्लियर होती रहे, आप लोग रिप्लाई करते रहें और हम भी मज़ीद जो है वो आपको नॉलेज देते रहें। अब्दुल कुद्दूस आज मेरा ख्याल आप अब लॉग इन हो गए आप लोग, सब लॉग इन हो गए, तो मेरे ख्याल अब दोबारा स्टार्ट ले लूँ क्या। आमीन।
ठीक हो गया। देखिए क्वार्टाइल डेविएशन इज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज वन हाफ ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड में से फर्स्ट को माइनस किया, आपके पास वही आ जाता है वन हाफ ऑफ डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग द फर्स्ट क्वार्टाइल फ्रॉम द थर्ड क्वार्टाइल। कैलकुलेशन क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा। Calculating quartile deviation. Yes, very well done. जी अब्दुल कदूस के साथ हम सबकी दुआएं हैं और इंशाल्लाह ताला रहेंगी। बहुत अच्छा हुआ कि वो लॉग इन हो गए, वरना शायद रात नींद ना आती, सो ना पाते इसी गम में। फाइनली स्टूडेंट्स, इसमें क्वार्टाइल वन अगर हम फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको क्वार्टाइल वन का फॉर्मूला बता दिया, n प्लस वन 1/4। n नंबर्स कितने हैं आपके पास? 7। एक डेटा आपके पास दिया गया है, मिसाल 7 वैल्यूज का मैं आपको एक डेटा दे दूं। देखें ये आपके पास ठीक हो गया क्वार्टाइल फॉर ऑड नंबर। अगर आपके पास ऑड नंबर हैं जिन्हें हम ताक आदाद कहते हैं, ठीक है, पुट इन ऑर्डर। आपने उसको क्या करना है? सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक हो गया। आपने असेंडिंग ऑर्डर में मतलब कम से ज्यादा की तरफ अरेंज कर दिया, तो आपके पास Q1 क्या आ गया? 4। ये देखें ये आपका आंसर आ रहा है। ये किस तरह आया आपके पास? आपके जो फार्मूलाज हैं उसमें आप पुट करें। Q1 फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फार्मूला आ गया n+1/4। n कितने हैं आपके पास? 7। 1 ऐड किया 8, 8/4 आपके पास आ गया। सिंप्लीफाई करने से 2 आ गया। ठीक है, अब देखें सेकंड नंबर पे इधर कौन सी वैल्यू है? 1 2। सेकंड नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है? 4। इट्स मीन आपके पास क्वार्टाइल 1 4 हो गया। इसी तरह आप Q2 में जो है फॉर्मूला में आप पुट करेंगे वैल्यूज को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 4। आपका आंसर आएगा उसका Q2 का। 4 नंबर पे आप देखेंगे कि कौन सी वैल्यू फॉल कर रही है, तो आपके पास 5 है। आपके पास 5 आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह आप देखेंगे फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करेंगे, तो आप देखेंगे उसका आंसर आएगा 6 नंबर पे। जब आप देखेंगे कौन सी वैल्यू है, तो Q3 7 आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा 6 नंबर पे 7 है। वेरी वेल डन सर, ना आपने सॉल्व किया है। वेरी वेल डन। समझ आ गई आप लोगों को? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? वेरी वेल डन। आपके पास जो भी डिजिट आता है आंसर आएगा फॉर्मूला में पुट करने से। मतलब अगर आपके पास 2 आ गया, इनको जब आपने ऑर्डर में अरेंज कर दिया वैल्यूज को और नंबर को, 2 पे आप देखेंगे कौन सा नंबर फॉल कर रहा है, वो आपका क्वार्टाइल 1 हो जाएगा। फिर नंबर आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला में, फिर आप देखेंगे कि 4 आ गया। 4 पे देखिए काउंट करें 1 2 3 4 5 आ रहा है, मतलब 5 आपके पास उस पे ये फॉल कर रहा है। ठीक है, 4 आपका आंसर। 4 पे क्या फॉल कर रहा है? 5। 5 हो गया। इसी तरह आप जब क्वार्टाइल 3 के फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। 6 पे देखिए कौन सी वैल्यू फॉल कर रही है? 7। तो आपका ये आ गया।
शाबाश। ठीक हो गया। आफ्टर दैट देखिए क्वार्टाइल फॉर इवन नंबर, अभी हमने किनका किया है, ऑड नंबर का। अगर हमारे पास इवन नंबर होंगे तो इवन में हम क्या करेंगे, ये आपके पास आ गया, इनको भी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूलाज देखें आप उसके प्लीज। उसके लिए आप देख लें, उसी तरह करें, सॉल्व करें प्लीज। उस पर क्वार्टाइल की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। इसमें आपके पास क्या आ जाएगी, इनको ऐड करें, कोशिश करें। आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर दैट। और फिर मैं आपसे पूछती हूँ और आफ्टर दैट मैं ये इवन वालों का समझाती हूँ। और दोबारा करें और इवन को भी करने की कोशिश करें। जस्ट गिविंग यू 1 to 2 मिनट, देन आई विल एक्सप्लेन यू। जवाब आ रहा है। पहले आप लोगों ने क्या करना है, डेटा को जो है असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कम से ज़्यादा की तरफ उसकी नंबरिंग करनी है। और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर नंबरिंग दे दें 1 2 3 4 5 6। Q1 आपके पास लाइक 4 अगर आ रहा है, आपके पास 2 आ रहा है, आप देखेंगे कि 2 पे जो है वो कौन सा डिजिट आपके पास फॉल कर रहा है ऑर्डर में, तो आप वही आपका आंसर होगा Q1 Q2 Q3। और इवन में मैंने आप लोगों को जैसे समझा दिया कि Q1 और Q3 वही होगा। ठीक हो गया। इसमें देखिए हमने उसी तरह निकाला, पर जाहिर बात है ये इवन है, अगर हम इक्वली भी वो करेंगे तो 4 वैल्यूज इधर चली गई, 4 वैल्यूज इधर चली गई, बीच में आपके पास क्या आ जाता है, 2 वैल्यूज आ जाती हैं। तो इवन के लिए हम इन 2 वैल्यूज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और कितने पे डिवाइड कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, जो बीच की वैल्यूज होती है। ठीक हो गया। 11.2 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5.5 आ जाएगा आपके पास। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया है? कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। असाइनमेंट क्वार्टाइल आपने फाइंड आउट करना है। नीचे आपके पास 5 वैल्यूज का अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, इसको नोट करें और इसको आप लोग जो है बाद में सॉल्व करें प्लीज। बेटा यहाँ तक आपको हर चीज क्लियर हो गई? अनग्रुप डेटा में क्वार्टाइल की हम जस्ट फॉर्मूला में पुट करते रहेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। और जहाँ पे इवन नंबर आ जाएंगे, उसमें जो बीच वाले इवन है, जब Q2 फाइंड आउट करेंगे, जैसे 5 और 6 यहाँ पे आ रहा है, दोनों बीच की वैल्यू आ रही है, उनको हम ऐड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक हो गया। आपको 10 मिनट्स की जो है वो ब्रेक दे रही हूँ, नमाज पढ़ें हमेशा की तरह, जैसे कहती हूँ अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी इंशाल्लाह ताला। नमाज के बाद दोबारा जो है वो सेशन आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच। को बता दिया है मैंने, कहा चलें थोड़ा सा आपको
फॉर्मूलाज पुट करने के लिए दिए थे, शायद आप टेंशनाइज हो गए हो, तो आपको थोड़ा रिलैक्स कर दूँ कि आप लोगों की क्लास आज है, इसके बाद 4 डेज जो है वो आपको हॉलीडेज हैं, मतलब 30th से 2 अगस्त तक, और इंशाल्लाह ताला हम 3rd से जो है वो अपनी क्लास को, अपने सेशन को दोबारा ज्वाइन करेंगे, और इंशाल्लाह ताला अच्छी उम्मीदों के साथ अच्छे तरह ईद गुजारने के बाद हम दोबारा एक दूसरे को वेलकम करेंगे। ये आप लोगों को मैंने कहा फॉर्मूलाज पुट करें और ये लगाएं, तो आप लोगों का ये आंसर आने चाहिए। इसी तरह आप लोगों को मैंने, अगर आप इवन नंबर में भी आप वही फार्मूलाज लगाएंगे तो आपके पास आंसर आपके पास 3 तकरीबन 5.5 मीन 6 और 7 आ जाएगा। मगर आपको मैंने साथ ही एक शॉर्टकट भी बता दिया था, ठीक है, साथ ही मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बता दिया था कि अगर आप इवन में Q2 का फॉर्मूला ना लगाना चाहें, मतलब वैसे ही कहीं वो हो रही है, तो आप फ़ौरन से जो है वो मिड वैल्यूज़ को ऐड करें, 2 को डिवाइड करें, तो भी आपका Q2 आ जाता है। और जो फार्मूलाज मैंने आपको स्लाइड 5 में शेयर किए हैं, आपकी बुक में भी हैं, वैसे भी हैं, इन फार्मूलाज में भी चाहे इवन हो या ऑड हो, आप वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास आंसर वही आएगा। और इवन में जो है आपको बता दिया कि अगर Q2 को जो है फाइंड आउट करेंगे, बहुत अच्छा है आप फार्मूला लगाएं। अगर आप नहीं लगा रहे और कहीं जो है आप फॉरन वैल्यूज पुट करनी है, तो ये एक मैंने Q2 के लिए आपको शॉर्टकट बताया था कि आप वैल्यूज को ऐड करके उनको डिवाइड करेंगे तो उससे भी आपका Q2 निकल आता है, और फार्मूला में करें तो उससे भी आएगा। कहीं प्रॉपर आपको क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा है सॉल्व करें इसको, तो काइंडली उसमें फार्मूला लगा के वैल्यूज को पुट करें, तो वो बेहतर है, क्योंकि उसमें आपके पास हमने फॉर्मूला के मार्क्स भी दिए होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, ग्रुप अनग्रुप डाटा का तो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगेन रिपीट कर रही हूँ, रैंडम फॉर्म में, बेतरतीब फॉर्म में अगर आपके पास कोई भी डाटा दिया गया है तो वो आपके पास अनग्रुप डाटा होता है। उसी ग्रुप को, उसी डाटा को आप जो है एक प्रॉपर वे में लिख देते हैं, जैसे आप क्लासेस बना के लिख लें, जैसे 25 से 35 कितने स्टूडेंट्स ने लिया, 5 ने, 36 से 50 तक कितने ने लिया, 4 ने। तो वो ऑर्गेनाइज फॉर्म जो है वो आपकी अनग्रुप डाटा की बेशक ऑर्गेनाइज फॉर्म जो है वो ग्रुप डाटा कहलाता है। ठीक है, आपके पास एक ही चीज़ थी, मिसाल आप किसी कमरे में आ गए, कमरा बहुत फैला हुआ है, आपके पास हर चीज़ बेतरतीब पड़ी हुई है, मतलब वो अनग्रुप हो गई। आपने उसको प्रॉपर वे में रख दिया, या एक जैसी चीज़ों को एक तरफ रख दिया, दूसरों को दूसरा कॉर्नर बना दिए, तो आपने मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर दिया। तो स्टैटिस्टिक्स में भी वही चीज़ है, अगर आपके पास वैल्यू जो है वो रैंडमली हैं, चीज़ें हैं इकट्ठे उसमें उसमें दी हुई है, टेबुलेटेड फॉर्म में नहीं है, ग्रुप फॉर्म में नहीं है, क्लासेस वाइज नहीं है, तो वो अनग्रुप है। अगर उसको एक प्रॉपर आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है तो वो आपका डाटा जो है ग्रुप डाटा कहलाता है। इसी डाटा को, जो ग्रुप डाटा है, इसको हम अरेंज एंड कैटेगराइज डाटा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक इंशाल्लाह ताला आप सबको समझ आ गया होगा। बहुत काबिल लोग हैं आप लोग माशाल्लाह। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन। आपके पास मीन डेविएशन को हम एवरेज डेविएशन भी कहते हैं। इसको फाइंड आउट हम कैसे करते हैं, आप प्लीज़ अपने जो है स्लाइड पे भी देख सकते हैं, आप बुक में भी देख सकते हैं। पहले स्लाइड को हम रीड आउट करते हैं। उसमें आपके पास क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेविएशन ऑफ स्कोर्स फ्रॉम द मीन। ठीक है, आपके पास यहाँ पे समीशन x माइनस एक्स बार दिया गया है। बार दफा स्लाइड प्रिपरेशन में बार का साइन शो नहीं हो रहा होता या उसको प्रॉब्लम होता है, तो मैं आपके लिए ब्रैकेट में करके लिख देती हूँ। अगर फॉर्मूला होगा, आप लोग लिख रहे होंगे, देन देयर इज नो नीड टू राइट इन दिस फॉर्म। ठीक है, आप x के ऊपर एक इस तरह लाइन लगाएंगे, दैट्स मीन x बार। ठीक है, आप BAR और ब्रैकेट में इस तरह नहीं लिखेंगे, जस्ट यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम हो रहा था तो मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट लिखा है। आप लिखेंगे x माइनस एक्स बार, इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा देंगे, ठीक हो गया, अपॉन n। समीशन एब्सोल्यूट, आपके पास उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस एक्स बार, और अपॉन n हो जाएगा आपके पास।
काइंडली अब आप अपने बुक पे भी देख लें। द मीन और द एवरेज डेविएशन इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेविएशन ऑफ द स्कोर फ्रॉम द मीन और द मीडियन। These deviations are taken as positive और फॉर अनग्रुप डाटा के लिए हम ये करेंगे। ग्रुप डाटा में आपको पता है कि अपॉन एन अगर हम लिख रहे हैं तो ग्रुप के लिए समीशन एफ लिखते हैं। मतलब जो भी आपके पास नंबर्स आ रहे होते हैं, नंबर जो है वो आपके एफ से काउंट करते हैं, हम ग्रुप डाटा में डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं, नंबर्स के लिए एफ यूज करते हैं। और आपका जो समीशन आता है उन तमाम नंबर्स का मतलब समीशन एफ आ जाता है, वो हमारे पास अनग्रुप में हम एन लिखते हैं और ग्रुप डाटा के लिए हम समीशन एफ लिखते हैं। ठीक हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन डेफिनेशन में आपको बता रही हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन इट डिटरमाइंस वेदर द स्कोर्स आर जनरली नियर और फार फ्रॉम द मीन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको बता दिया कि डेविएशन का मतलब क्या है। ठीक है, अब वो जो डेविएशन है आपकी, स्टैंडर्ड हमने कह दिया कि बीच की चीज है, मीन है। It determines the whether scores are generally near or far from the mean. ठीक है, देखिए डेफिनेशन में बुक से भी पढ़ रही हूँ। जब तक हम यहाँ से क्लियर नहीं होंगे हम सेशन को आगे लेके नहीं चलेंगे। आपको यहाँ क्लियर होनी चाहिए। Standard deviation is the most commonly used and the most important measure of variation. It determines, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका कहीं पर भी क्या वर्ड यूज हो रहा है, वेरिएशन या डिस्पर्शन, डोंट बी कंफ्यूज, ये आपकी एक ही चीज है। अगर मैं आपके पास डेविएशन की बात करूं या वेरिएशन की बात करूं, ठीक हो गया। It determines whether the scores are generally near or far from the mean. That is, are the scores clustered together or scattered? कि वो झुरमुट की शक्ल में है या फैले हुए हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स क्लस्टर कहते हैं झुरमुट, इकट्ठा एक गुच्छा सा बना लेना, इकट्ठे करीब करीब सा होना। स्कैटर्ड फैला हुआ। इन सिंपल वर्ड्स स्टैंडर्ड डेविएशन टेल्स हाउ tightly all the scores are clustered around the mean in a data set. ठीक है, अराउंड द मीन हमने शुरू में जो पिक्चर देखी थी उसमें 3 लाइन जो हम कह रहे थे ये सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी की हम उसमें बात कर रहे थे, मीन मीडियन मोड की बात कर रहे थे। जो डेटा हमारा डिस्पर्स हुआ बता उसको हम कह रहे थे कि हमारा डिस्पर्स डेटा है। ठीक है, तो उसी चीज की हम यहाँ बात कर रहे हैं। व्हेन द स्कोर्स आर क्लोज टू मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्मॉल। अगर स्कोर आपका क्लोज है मीन के, स्टैंडर्ड डेविएशन भी स्मॉल होगा। अगर लार्ज डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन टेल अस दैट द स्कोर्स आर स्प्रेड अपार्ट। मतलब जो आपके पास स्कोर है, जो आपके पास डेटा है, वो आपके पास दूर दूर फैला हुआ है, तो वो मतलब तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी लार्ज आएगा। अगर आपके पास क्लोज है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी स्मॉल होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। आपके पास जो वेरिएंस होता है उसका सिंपली स्क्वायर रूट जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। आपके पास बुक में जो है वो फॉर्मूला दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, स्क्वायर रूट वेरिएंस का आपको दिया हुआ है, ये साइन सिग्मा का है। सिग्मा के साइन को हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट है आपका किसका, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। काइंडली इसको -1 करें अपनी बुक में भी। यहाँ जो है मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, आपका क्या हो जाएगा, वेरिएंस का फॉर्मूला है समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस एन।
ये वेरिएंस है। और इस तमाम का अगर आप क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। काइंडली बुक में n के साथ -1 करें। सिग्मा इज द ग्रीक लेटर, इसको हम कहते हैं सिग्मा। और n क्या होता है वो हमें शुरू से पता है, साइज। ठीक हो गया। वेरिएंस देख लें। वेरिएंस, द वेरिएंस ऑफ अ सेट ऑफ स्कोर इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर एंड इज डिफाइंड एज, आपके पास देख लें सिग्मा स्क्वायर आ रहा है, सिग्मा की जगह आपने स्क्वायर यूज किया। और आप देख लें उधर आपने अंडर रूट लिया था, क्योंकि आपने ऊपर कहा था कि स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब आप स्क्वायर रूट अगर आप हटा दें ऊपर वाले फार्मूले से तो आपके पास क्या आ रहा है, समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n-1। ऊपर भी -1 कर दें, नीचे भी। वेरी वेल डन सना। वेयर x इज द मीन, ठीक है, x बार, x आपके पास क्या आ गया, x बार आपके पास मीन आ गया। n is the number of data values and x stand for each value of data, each value of data, and summation means add up all the values। जिस तरह हम आगे इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे कि मीन कैसे लेते हैं, समीशन x ओवर n, मतलब आपके पास जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनका आप समीशन लेते हैं, उन सबको जमा करते हैं। मिसाल आप 4 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। मिसाल आपके 3 4 5 6 नंबर आए हैं, किसी भी उसमें हम 3 4 5 6 को ऐड करेंगे, टोटल नंबर कितने, 4, 4 को डिवाइड करेंगे, आपका मीन निकल आता है। तो एक्स जो है आपके पास कोई भी वैल्यू होती है डेटा की, और समीशन का मतलब उनको जमा करना, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ग्रुप है, आपके पास एक डेटा है, देखिए यहाँ पर हम मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। काइंडली इसको आप देखें और फिर मुझे बताएं कि आपको इससे क्या समझ आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई। देखें ये आपके पास जो है वो डाटा है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि x क्या है, ये 2 3 4 5 6 आपके पास x है। समीशन मतलब कि आपने इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया है समीशन x में, ठीक है। आपने क्या कर लिया, इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर लिया, आपके पास 20 आ गया। अब मीन आपने निकालना है तो आप क्या करेंगे कि नंबर जितने भी ऐड करने से आ गया उसको डिवाइड करेंगे किस पे, 1 2 3 4 5, जितने नंबर्स हो गए। आपने 20 को 5 पे डिवाइड किया, आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। नाउ फाइंड मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन के लिए आपको x माइनस एक्स बार, ये नीचे बार लिखा है, आप ऊपर जस्ट साइन लगाएं। फिर आपके पास x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट, और फिर आपने उसी का स्क्वायर लेना है, ठीक है। आपके पास, ठीक है, आपके पास x ये वैल्यूज आ गई। आपने जो है ये देख रहे हैं ये x सारा लिख लिया। x बार मतलब आपने जो है आपके पास एवरेज क्या आ गया, मीन क्या आ गया, 4। x में से माइनस करना है x बार, मतलब इन तमाम में से आपने 4 माइनस कर दिया। 2 में से 4 किया, जाहिर बात है ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है, आपका -2 आ गया, -1 आ गया। आपने x माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट लिया। जब भी हम एब्सोल्यूट लेते हैं बेटा, ये यहाँ पे जो है वो कॉलम थोड़ा सा जो है ना वो इधर उधर हो गया, उसको एक अरेंज आप खुद ही प्लीज कर लें। आपने जब इसको कर लिया तो एब्सोल्यूट की वजह से ये जो साइन होता है वो
नेगेटिव साइन भी प्लस में चेंज हो जाता है, मतलब उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट कर लिया, यहाँ पे माइनस था तो आपका -2 किस में चेंज हो गया, +2 में। यहाँ फिर -1 था, वो +2 में चेंज हो गया, 0 0 आ गया, 1 1 आ गया, 2 2 आ गया। ठीक हो गया कि जो भी माइनस साइन होता है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। एब्सोल्यूट का मतलब ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ जितने भी माइनस थे वो इस साइन की वजह से, एब्सोल्यूट की वजह से पॉजिटिव में चेंज हो गए। फिर आपने x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट का जब आपने स्क्वायर लिया तो आपके पास क्या आ गया, 4 1 0 1 4। इसको आपने सबको ऐड किया तो क्या आ गया आपके पास, 0, उनको किया 6 और उनको किया 10। ठीक हो गया। अब इसको जो है आप फॉर्मूला में लगाएं, मीन डेविएशन के फॉर्मूला में देखें, मीन डेविएशन इज इक्वल टू, हमने क्या कहा था, समीशन। अब आपने मीन डेविएशन का कर दिया यहाँ पर, अपॉन n, 6/5, 1/2। समझ आ रही है आप लोगों को? इस तमाम चीज को आपने, ठीक है, समीशन x माइनस एक्स बार आपके पास क्या आ गया, 6/5, मीन डेविएशन आपके पास आ जाएगा 1/2, सॉरी 1.2। ठीक हो गया, ये आपके पास यहाँ है भी मीन डेविएशन, ये सारा कुछ आपके पास सॉल्व हुआ है। ठीक है, अगली स्लाइड पर हम जाते हैं। मीन डेविएशन आपने फाइंड कर लिया। अब मीन डेविएशन क्या था आपके पास, समीशन एब्सोल्यूट, समीशन x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट। ठीक हो गया, और फिर आपने उसी उसमें सारा फॉर्मूला पुट कर दिया, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दी। आप ये देखें यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में पुट करें, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये रहा, पूरी वैल्यूज पुट की, आपके पास 5 आ गया। वेरिएंस क्या हम कहते हैं कि इसका स्क्वायर होता है, जब आपने जो है उसको 5 किया तो 5 का स्क्वायर क्या आ गया, 25 आ गया, तो आपके पास वेरिएंस ये आ गया। ठीक हो गया। हमने कहा कि स्टैंडर्ड वेरिएंस जो है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड रूट का स्क्वायर होता है। हम सिग्मा स्क्वायर से इसको शो करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n-1। स्टैंडर्ड डेविएशन का कभी भी मैंने आपको बताया स्क्वायर लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? आगे जो है आपके पास सेम वही चीज आ जाती है जो हम पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, नॉर्मल कर्व। One way of presenting out how data are distributed is to plot them in a graph. If the data is evenly distributed, our graph will come across a curve. अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है, आपके पास डाटा की इवनली होगी तो आपके पास जो ग्राफ होगा बिल्कुल एक बेल शेप बनेगा, उसका जो कर्व है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप 61 पे सॉरी देख सकते हैं, ये नॉर्मल कर्व और बेल शेप ये हम पहले पढ़ चुके हैं।
In statistics, this curve is called a normal curve, or in social sciences, it is called the bell curve. स्टैटिस्टिक्स में इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कर्व, और सोशल साइंसेज में इसी को हम क्या बोलेंगे, बेल कर्व. बोथ आर सेम थिंग्स. बेटा समटाइम्स ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए. आप लोग जो एक ही एरिया के लोग हैं, आप लोग आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, कोशिश करें अगर हमारा लॉगिन नहीं होता है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर ले लें. और आजकल तो व्हाट्सएप के थ्रू भी बात हो जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है. आप लोग नेट यूज़ कर रहे हैं, इट्स मीन आप सबके घर में नेट की अवेलेबिलिटी है. तो काइंडली आप लोग अगर कनेक्ट नहीं हो पाते, हमारे सर्वर, हमारे जो इस्लामाबाद के होंगे LMS वाले, IT डिपार्टमेंट वाले, वो बहुत कोशिश करते हैं कि आप सबकी क्लास को जो है, आप सब क्लास को ज्वाइन कर पाएँ और कोई किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो. मैं इस चीज़ को अंडर कर सकती हूँ कि अगर आप लोग कोशिश कर रहे हो, समटाइम्स हम कोशिश कर रहे होते, नहीं हो पा रहा होता, तो हमें आपको एक एक सेकंड की जो है वो अहमियत का अंदाज़ा होता है कि नहीं, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा है. और आप लोग इतनी पारी के साथ चाहते हैं कि आपकी अटेंडेंस का भी मसला होता है. आप लोगों को सबसे बड़ा अटेंडेंस का है, दूसरा अगर कुछ समझ आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है. तो काइंडली एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग इसके बाद भी एक दूसरे से कांटेक्ट किया करें, एक दूसरे को जो समझ आया है वो समझाया करें, जो नहीं समझ आया है वो पहले आप पूछ लिया करें, ठीक है, ताकि किसी का भी क्लास का हर्ज ना हो. आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं. कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा जो है वो रिमार्क्स दिए हैं. और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेके सना आप क्या करेंगे, थोड़े दिन बाद दूंगी, ठीक है. तो कोशिश करें कि जो टाइम आप लोगों का वो हो जाता है वो चीज़ ना हो पाए. Normal or bell curve is distribution of data may naturally occur in several possible ways with a number of possibilities from standard deviation. आप ये देख रहे हैं कि आपके पास कितना अच्छा एक ग्राफ बना हुआ है स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन का. आप देख रहे हैं मिड में वो जो मैंने शुरू में आपको पिक्चर दिखाई थी कि ये आपका जो बीच की 3 वैल्यूज़ हैं, ये जो बीच के सेंटर पॉइंट आप देख रहे हैं, इसके अराउंड आपके पास तकरीबन 3 लाइंस होती हैं. इसमें या 3 वो जो आपके पास सेंट्रल वैल्यूज़ होती हैं जो बीच के हिस्से में आ रही होती हैं बेल के, जहाँ पे आपका कर्व बहुत खूबसूरत सा बन रहा होता है. यही जो आपकी एक पीक होती है जहाँ पे इक्वली एक कर्व की ऊंचाई फील होती है, वो रैंडमली मैं आप लोगों से समटाइम्स क्वेश्चन करती हूँ, और अगर रिप्लाई ना आए तो मैं उनको एक्शन मार्क कर सकती हूँ या कर दूंगी. तो वो जो है वो हमारे अपने हाथ में होता है. मगर जो आप लोग लॉग इन होने की बात करते हैं, हमारे सिस्टम में जो शो हो रहा होता है, हम भी यहाँ से अटेंडेंस भेजते हैं, वहाँ आपके वो लोग ट्राई भी देखते हैं कि किन किन स्टूडेंट ने जो है वो ट्राई की है, कि वो कितनी दफ़ा जो है ट्रायल बेसिस पे जो है वो अपने आप को किया है, तो वो भी देखते हैं. कंपाइलेशन होती है, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, डोंट वरी. थोड़ा सा आप काइंडली सीरियस हो जाएं, कर्व की तरफ आ चुके हैं हम, उसको स्टडी कर लें. हमारे पास जस्ट 10 मिनट्स हैं ताकि हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह ताला. आफ्टर ईद हम जो है वो 5th को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. आप देख लें नॉर्मल कर्व हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जल्दी से इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ें. मीन मीडियन मॉड आर इक्वल, द कर्व इज सिमेट्रिक एट द सेंटर, देख रहे हैं आप, उसका जो एक तवाजुन है सेंटर में बिल्कुल सिमेट्रिक जो है वो हम तवाजुन को कहते हैं. एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वैल्यूज आर टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर एंड हाफ टू द राइट, ठीक है. द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1, आपके पास 1 है. और फिर 1 के आप दूसरी तरफ देख लें, पॉजिटिव जैसे जैसे नीचे जा रहा है आपके पास 2 3 4 में चले जाता है, और फिर वहां में चला जाए तो -2 -3 -4 उस तरफ वैल्यू आ जाती है, ठीक हो गया. न्यूमेरिक मेजर्स ऑफ शेप, आपके पास कल मैंने आप लोगों को स्क्यूड डाटा पढ़ाया था कि पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है. तो ये वही बात अब हम करने जा रहे हैं. उनको जो है वो न्यूमेरिक शेप में फॉल करते हैं. वो न्यूमेरिकल मेजर ऑफ शेप्स क्या है आपके पास, वो जो है
देख लें अगर आपको मैं रीड आउट कर रही हूँ। वन ऑफ द फंडामेंटल टास्क इन एनी स्टैटिस्टिकल डाटा इज टू कैरेक्टराइज द लोकेशन एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द डाटा सेट। टू इम्पॉर्टेंट मेजर्स ऑफ शेप। ठीक है, आप इसकी हेडिंग बनाएंगे। अब आप हेडिंग बनाएंगे तो क्या आ जाएंगी, टू कौन कौन सी हैं, एक आपके पास स्क्यूनेस आ जाएगी और दूसरा आपके पास कर्टोसिस आ जाता है। ठीक है, आपने इसकी हेडिंग बना ली। फिर क्या हो जाएगा, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, जैसे मैंने आपको बता दिया। फिर आपके पास क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन टेल अस हाउ द वेरिएशन द डाटा सेट, while skewness tells us about the direction of variation। जैसे हमने कल पढ़ा था कि बल्क अगर आपके जो है वो लेफ्ट साइड पे बन रहा है और टेल आपके राइट साइड पे जा रही है, मतलब तो वो पॉजिटिव स्क्यूड होगा। और अगर नेगेटिव है तो आपकी जो पीक है वो राइट साइड पे बनेगी और टेल आपकी लेफ्ट साइड पे बनेगी। और लेफ्ट साइड पे मतलब कि टेल जो है वो कंटिन्यू होती जा रही है तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। वही चीज़ पे हम आ चुके हैं अभी। जल्दी से आप प्लीज देख लें कि वो हमें डायरेक्शन बताती है स्क्यूनेस। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन टेल अस अबाउट द वेरिएशन ऑफ द डेटा, डेटा में कितनी वेरिएशन है। स्क्यूड में हमें पता चलता है कि जो वेरिएशन है उसकी डायरेक्शन क्या है। और कर्टोसिस क्या बताता है, शेप ऑफ वेरिएशन। कर्टोसिस टेल अस द शेप वेरिएशन। आगे हम देखते हैं, तीनों का हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, इसकी टाइप्स स्क्यूनेस की और कर्टोसिस का हम सारा पढ़ेंगे। स्क्यूनेस आप ध्यान में रखें इज द मेजर ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री जो है तवाजुन को कहा जाता है, और मोर प्रिसाइजली द लेक ऑफ सिमेट्री। ये a distribution or data set is symmetric if it looks the same to the left and right of the center point। और कर्टोसिस क्या होता है, कर्टोसिस is a measure of whether the data are heavy tailed, कि आपकी जो टेल हैवी टेल है या जो पीक है वो कहाँ बन रही है, वो आपके अज्यूम कर लेते हैं। आप एक सेंट्रल वैल्यू, एक सेंट्रल पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, नॉर्मल पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, उससे आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है या उससे भी नीचे फॉल कर रहा है। आपकी जो वैल्यू है वो अगर उससे नीचे आती है तो वो आपके पास क्या हो जाता है, वो प्लेटिकर्टिक हो जाता है, और अगर उसके ऊपर चली जाए तो लेप्टोकर्टिक हो जाता है, और जो बीच का स्टेज आ जाता है वो आपका मीजोकर्टिक हो जाता है। यहाँ आपको जो है, ओके बेटा से ना आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं दोबारा। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आपका पता चलता है। कर्टोसिस में क्या होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से उससे हमें टेल का वो होता है। जिस तरह कर्टोसिस द मेजर ऑफ वेदर द डेटा आर हैवी टेल्ड और लाइट टेल्ड रिलेटिव टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आपका जो डाटा है वो कितनी पीक पे ऊपर है और कितना नीचे है। ठीक है, आगे इंशाल्लाह ताला पढ़ते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखें आप पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड, पेज नंबर 62 पे प्लीज आप लोग आ जाएं। टर्न नंबर पेज नंबर 62 पे आप 62 पे आप प्लीज देखें। हेयर सम रूल्स ऑफ टर्म्स। इफ स्क्यूनेस इज लेस देन -1, के अगर -1 से कम है और ग्रेटर देन +1 द डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली स्क्यूड। ठीक हो गया। इफ द स्क्यूनेस इज बिटवीन -1 एंड -1/2 or between +1 and +1/2 and +1 the distribution is moderately skewed। ठीक हो गया। if the skewness is between -1/2 and +1/2, इसके लिए आप कर्व बनाएं, बीच में 0 लिखें, 0 के जहाँ पॉजिटिव साइड आ रही है 1/2 1 लिखें, और लेफ्ट साइड पे आप -1/2 और 1 लिखें। आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा, आप उसको देखें तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। पिक्चर में प्लीज आप लोग देखें, लेफ्ट नेगेटिव, तो बेटा ये आपके पास शो हो तो रहा है हर चीज आपकी बुक में। देखें अगर डेटा आपके पास राइट साइड पे ज्यादा है, ठीक है, तो जाहिर बात है उसका क्या होगा, उसकी पीक या उसका बल्क जो है वो उसी साइड पे बन जाएगा। और जो डेविएशन है या आपके पास डेविएट डेटा है वो आपकी टेल सी बना लेगा। आप नॉर्मल को प्लीज देखें, फातिमा प्लीज आप उसको देखें।
नॉर्मल पे बीच की वैल्यूज आपके पास जो है वो आपके पास मीन, मीडियन, मॉड में फॉल कर रही है। तीनों का जो है वो एक सेम उस पे आ रहे हैं। ठीक है, ग्राफ पे देख रहे हैं आप कि ये इन बिटवीन 1 है, 0 और 1 की गेम है सारी। उसके बाद जितना डाटा नीचे जाता रहता है, टेल बनती जाती है, टेल बड़ी होती रहती है, वो आपका डिस्पर्स डाटा होता है। अब यही पीक जो आपकी बीच में बन रही है ना नॉर्मल कर्व में, अगर ये डाटा आपका लेफ्ट साइड पर ज्यादा होगा तो और आपके पास डेविएशन जो है या डाटा जो है डाइवर्स डाटा वो लेफ्ट साइड पे ज्यादा आ रहा है तो आपके पास नेगेटिव स्क्यूड होगा। फातिमा समझ आ गई आपको? और अगर यही जो आपके पास बना है लेफ्ट पे आपके पास समझे डाटा ज्यादा आ गया है, नॉर्मल देखें नो स्क्यूड, नॉर्मल कर्व बीच में आप ये देखें, द नॉर्मल कर्व रिप्रेजेंट्स अ परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल कर्व में आ रहा है कि बिल्कुल जो वैल्यूज हैं, जो डाटा है वो आपका बिल्कुल बराबर मिकदार में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। देखिए उसके बीच में कितना अच्छा कर्व बन रहा है। अगर आपके पास डाटा की, हमने ऊपर यही पढ़ा है कि स्क्यूनेस में क्या बताता है, स्क्यूनेस टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन। अगर डाटा आपका इस तरह हो रहा है, डाटा देखिए आपका जो नॉर्मल कर्व वाली चीज ही नहीं बन रही, आपकी जो डाटा का वो है डिस्पर्जन है वो आपको नजर आ रही है कि पीक देखिए वैल्यूज एक साइड पे ज्यादा है और फिर उसके जो डेविएशन है वो लेफ्ट साइड पे बिल्कुल टेल बन रही है। अब टेल को आप जितना मर्जी भी खींच लें, ठीक है, तो अक्सर बुरी बातें या ऐसी चीजें जो है ना वो ज्यादा खींची जाती है ना, तो हमेशा आपको कहती हूँ कि जहन में ट्रिक डेवलप किया करें हर चीज को याद करने के लिए। तो आप देख लें बुराई खिंचती ही चली जाती है, अब आप टेल को जितना भी लंबा कर लें तो वो लंबी होती ही चली जाएगी, तो नेगेटिव चीज आ गई। अब क्लियर हो गई आपको फातिमा प्लीज? ठीक है, और आप देख लें कि जो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव मैंने कल भी आपको मिसाल दी थी। जी वेरी वेल डन सना, मैंने कल भी मिसाल दी थी, हमारे कंधों पे, हमारे शोल्डर्स पे दो फरिश्ते बैठे हुए हैं, कलामन कातिबीन, जो सीधे हाथ वाले नेकियां लिखते हैं, उल्टे हाथ वाले जो बुराइयां लिखते हैं। ठीक है, तो देख लें नेकी का जो टेल है वो सीधी तरफ जाती जा रही है, सीधे हाथ की तरफ बढ़ती जा रही है। आप उस टेल को जितना मर्जी खींचे पॉजिटिविटी आएगी। ट्रिक डेवलप करें, और जब उल्टे हाथ वाली टेल बात को खींचते चले जाएं तो नेगेटिव की तरफ हो जाएगी। अब समझ आ गई आपको? इसी से रिलेटेड आपको एक बात बताती चलूं, कहते हैं कि एक ऐसा अमल है जिससे हमारे, अगर हम नेकी का अमल करते हैं तो सीधे हाथ वाले फरिश्ते जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, और उल्टे हाथ वो इस तरह कोई काम करें तो उल्टे वाले। पर दरूद शरीफ ऐसा अमल है जिससे दोनों एक्टिव हो जाते हैं। बेटा अच्छाइयाँ लिखते रहते हैं सीधे हाथ वाले फरिश्ते, और जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो जो बुराइयां मिटाते रहते हैं, और अल्लाह पाक हमारे दर्जात बुलंद फरमाते हैं। ठीक है, सही हो गया। अब कर्टोसिस क्या है? कर्टोसिस आपके पास यही है कि वो आपको बता देता है कि आपकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर और नीचे, अगर आपके वो ऊपर चला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है कि वो अपर लेप्टो भी कहलाता है, लेपोकर्टिक भी कहलाता है। अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के करीब करीब आ रहा है तो मीजोकर्टिक होगा या उसी के ऊपर, और अगर उससे नीचे फॉल कर गया तो प्लेटिकर्टिक होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और अपना बहुत ख्याल रखना। मे भी पॉसिबल कि जो है टाइम आउट हो जाए, क्लास एंड हो जाए। इधर तक समझ आ गया है तो मैं आपको कर्टोसिस एक दफा फिर बता रही हूँ। अ पॉजिटिव वैल्यू मीन that too little data is in tail, and positive value means too much data in the tail. ठीक है, कर्टोसिस का पढ़ रही हूँ मैं। कर्टोसिस measure against the standard normal deviation. A standard normal deviation has 3 कर्टोसिस। ठीक है, कर्टोसिस की 3 टाइप्स हैं, मीजोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक, लेप्टोकर्टिक। आपके पास क्या हो जाएगा? मीजोकर्टिक, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन हैज नेगेटिव कर्टिक इट इज कॉल्ड प्लेटिकर्टिक।